हमारे देश का कानून मर्दों से नफरत बहुत करता है और अगर कोई भी आदमी सोशल मीडिया के ऊपर आके ये चीज बोलते कि भैया दहेज तो सही है और एलिमनी गलत है, तो हमारे देश की सो कॉल्ड फेमिनिस्ट उस आदमी को इस दुनिया का सबसे घटिया आदमी बनाने के पीछे पड़ जाएंगी। अभी ये वीडियो लाखों लोगों को चुभने वाली है। हर कोई खुद से बैठ के क्रॉस क्वेश्चन करेगा कि यार दहेज में क्या गलत है। 10% लोग कॉन्सेप्ट को समझेंगे, 90% लोग मेरे खिलाफ हो जाएंगे क्योंकि पुरानी फीडिंग वैसे हो रखी है और मेरे को इस दुनिया का सबसे घटिया आदमी बना देंगे। और तुम लोगों को इस चीज का ध्यान रखना है कि सोशल मीडिया के ऊपर मेरी खिलाफत ना हो, और अगर होती भी है, किसी को मेरे पे वीडियो बनानी भी है, तो भैया लॉजिक लेके आना। इस वीडियो को हम लोग 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करेंगे। पहला होगा हमारा दहेज, दूसरा होगा हमारा एलिमनी और तीसरा होगा हमारा इंडियन लॉ एंड ऑर्डर। अब ये वीडियो शुरू होने से पहले बता देता हूँ, अगर तुम लोग मेरी बातों से अग्री करोगे नहीं करोगे, कल को मेरे खिलाफ ना 5-6 वर्ड्स बहुत उठने वाले हैं। लोग आगे मुझे मिसोजिनिस्ट बोलेंगे, कुछ लोग आगे सेक्सिस्ट बोलेंगे, कुछ लोग आगे बोलेंगे मैं वुमेन हेटर हूँ, और कुछ लोग आगे ऐसे बोल के चले जाएंगे कि भैया पेट्रियार्की को सपोर्ट कर रहा है, पर एक्चुअल में मैं एक रियल फेमिनिस्ट हूँ। और सोशल मीडिया की वजह से जिन लोगों को फेमिनिस्ट का गलत मतलब पता है, मैं सही वाला बता देता हूँ। फेमिनिस्ट का मतलब ये होता है कि आप लोग जेंडर बेसिस के ऊपर मैन और वुमेन के अंदर कोई भी डिफरेंशिएट नहीं करते हो। जैसे आप लोग एक मैन को ट्रीट करते हो, वैसे ही आप लोग एक वुमेन को भी ट्रीट करते हो। बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है? अभी चले वीडियो में, तो सबसे पहले बात करते हैं दहेज की। दहेज का कॉन्सेप्ट समझने से पहले ये चीज समझो कि भैया दहेज में दिया जाता है पैसा और फाइनेंशियल सपोर्ट। अभी जिन लोगों को लगता है कि भैया शादी के बाद 2 पति पत्नी एक नई जिंदगी शुरू करते हैं और प्यार से अपना पेट भर लेंगे, ऐसा नहीं होता है। ये पापी पेट को भरने के लिए रोटी चावल चाहिए होता है और उसके लिए पैसा लगता है दुनिया में। अभी अगर आप लोग लीगली देख रहे हो तो दहेज 2 टाइप के होते हैं। एक होता है हमारा गिफ्ट, जिसको हम लोग दहेज से थोड़ा अलग कंसिडर करते हैं, और दूसरा होता है हमारा प्रॉपर दहेज। फॉर एन एग्जाम्पल, किसी भी लड़के की शादी हो रही है, उसकी जो होने वाली बीवी, अगर उसके पेरेंट्स ने लड़के को कोई भी गिफ्ट दिया, चाहे वो गाड़ी है, सोना है, पैसा है, घर है, कुछ भी है, अगर लड़के ने वो चीज नहीं मांगी थी और नहीं एक्सपेक्ट करी थी शादी के बदले में, तो वो होता है गिफ्ट। बट अगर लड़के ने वो चीज कह के मांगी थी या फिर शादी करने के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेक्ट भी किया था ना कि भैया अगर शादी करूंगा तो कुछ ना कुछ मिल जाएगा, चाहे उस चीज को उसने मन में भी मान लिया था कि भैया शादी करूंगा तो कुछ ना कुछ तो बढ़िया मिलेगा, वो चीज भी दहेज के अंदर आती है। अगर आपको अनएक्सपेक्टेडली पेरेंट्स की तरफ से कुछ भी ऐसे ही मिल जाता है तो हम लोग उसको गिफ्ट में कंसिडर करते हैं। बट अगर आप लोगों ने पैसा, गाड़ी, घर या कोई भी तरह का दहेज मांगा तो 304B और 498A के अंदर आपको 5 साल की जेल हो जाएगी। और अभी तक ना ये सारी कहानी सुनने में काफी फेयर लग रही होगी कि भैया ठीक है ना यार, लड़की से जबरदस्ती पैसे क्यों मांगने हैं, 2 लोग आपस में मिल रहे हैं, एक नई जिंदगी शुरू कर रहे हैं, तो बीच में दहेज पैसे ये कॉन्सेप्ट आया है, क्योंकि कितनी चीप थिंकिंग है ना ये। बट अगर मैं एक सच्चा फेमिनिस्ट बन के सोचूं ना, तो यहाँ पे एक कैच है, क्योंकि लड़की वालों की फैमिली ने लड़के को तो कुछ भी नहीं दिया, बट जैसी लड़की की शादी हो जाएगी वैसी लड़के के पास अगर कोई भी एसेट है, कोई भी घर है, तो उसके अंदर हक बन जाएगा बीवी का। अगर लड़के के पास खुद का घर नहीं है और वो अपने पेरेंट्स के घर के अंदर रहता है, तब भी लड़की उसके पेरेंट्स के घर के अंदर रह सकती है। हाँ, ये चीज मानते हैं कि उस घर के ऊपर उसका प्रॉपर लीगल राइट नहीं बन जाएगा जैसे उसने शादी करी, पर एट द एंड उसका उस घर के अंदर हिस्सा बनेगा। बट चलो ये चीज भी हटा देते हैं, इसके अंदर भी कोई इशू नहीं है। पर अगर कल को मेरे पेरेंट्स से मैं कोई भी प्रॉपर्टी को इनहेरिट करता हूँ ना, उसके ऊपर भी मेरी बीवी का राइट है, जो कि कुछ लोगों को मिसकंसेप्शन रहता है कि हो सकता है कि 50-50 राइट्स हो जाए। ऐसा नहीं होता है। जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक पूरी की पूरी राइट और ओनरशिप मेरे पास रहेगी, पर मैं अपनी बीवी को किसी भी तरह से उस घर से निकाल नहीं सकता। बट मेरे गुजर जाने के बाद मान लो अगर मेरे 2 बच्चे हैं, तो जो मेरी प्रॉपर्टी होगी वो 2 हिस्सों में नहीं बटेगी, 3 हिस्सों में बटेगी। एक हिस्सा जाएगा मेरी बीवी के पास। तो अगर मैं अपने पेरेंट्स से 3 करोड़ की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करता हूं, तो मेरे बच्चों तक सिर्फ 2 करोड़ की प्रॉपर्टी जाएगी और 1 करोड़ की प्रॉपर्टी जाएगी मेरी बीवी के पास। बट क्या एक लड़की भी अपने पेरेंट्स से प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर सकती है? एंड द लीगल आंसर इज यस। बट ये जो लीगल जवाब है ना, ये कंडीशन के साथ आता है, और वो कंडीशन ये है कि अगर लड़की चाहे तो। अगर लड़की अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी को इनहेरिट नहीं करना चाहती तो वो इग्नोर भी कर सकती है। हो सकता है वो अपने भाई को देना चाहे, हो सकता है वो किसी और को देना चाहे। और अगर मैं तुम लोगों को एक रियलिटी बताऊं तो इंडिया के अंदर सिर्फ 13% लड़कियां ऐसी है जो अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करती है, और बिहार, यूपी और हरियाणा जैसी जगहों के अंदर ये जो परसेंटेज रेशियो है ये सिंगल डिजिट के अंदर है। मतलब प्रॉपर्टी को इनहेरिट करने की जो परसेंटेज रेशियो है ना, वो 10% से भी कम है। और पुराने टाइम से ये चीजें पता है क्यों चलती आ रही है? क्योंकि जब भी लड़की की शादी की जाती थी ना, तो काफी मोटा दहेज दे दिया जाता था, और वो दहेज देने का मतलब उसके पेरेंट्स की साइड से ये चीज बोलना होता था कि भैया प्रॉपर्टी में आपका अनऑफिशियल राइट खत्म हो चुके हैं। हाँ, आज की डेट में भी आप लोग उसको ऑफिशियली जाके क्लेम कर सकते हो, पर पेरेंट्स नहीं देना चाहते, क्योंकि जो भी आपके हिस्से का पैसा था वो आपकी शादी पे आपके पति को या फिर आपको ऐसा गोल्ड दे दिया। बट सरकार ने क्या किया? दहेज लेने को इलीगल कर दिया और प्रॉपर्टी इनहेरिट करने को मैंडेटरी किया नहीं। और हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट 2005 के अकॉर्डिंग अगर लड़की ने प्रॉपर्टी ले भी ली तो वो लड़की की पर्सनल प्रॉपर्टी है। उस प्रॉपर्टी के अंदर उसका हस्बैंड जाके रह नहीं सकता, वो उसको लीगली ओन नहीं करेगा किसी भी तरह से। जैसे एक लड़की लड़के के प्रॉपर्टी के अंदर राइट ओन करती है कि भैया मैं तो रहूंगी और आप लोग मुझे हटा भी
नहीं सकते। ऐसे आप लोग लड़की के केस में नहीं कर सकते। अगर लड़की को कोई भी प्रॉपर्टी इनहेरिट हुई है तो वो लड़की की पर्सनल प्रॉपर्टी है, लड़के का उसमें कोई भी लेना देना नहीं है। जिसका मतलब ये कि आपकी खुद की पर्सनल प्रॉपर्टी हो, आपके पेरेंट्स की प्रॉपर्टी हो, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लड़की का उसके अंदर ओनरशिप रहेगी। बट आप लोग लड़की के पेरेंट्स से दहेज मांग नहीं सकते हो। लड़की अगर चाहे तो प्रॉपर्टी इनहेरिट कर लेगी, और अगर कर भी ली, जिसके सिर्फ 13% चांस है इंडिया में, उसके बाद भी आप लोगों को उस प्रॉपर्टी की ओनरशिप नहीं मिलेगी। एक सच्चा फेमिनिस्ट आके मुझे ये चीज बता देगी क्या ये इक्वालिटी के अंदर आता है। और अभी तुम में से काफी लोग आगे बोलेंगे कि यार छोटी सी बात तो है, एक छोटा मोटा फ्लो रखे लोग के अंदर। भैया दो लोग अपनी एक नई जिंदगी शुरू करने वाले हैं तो पुरानी प्रॉपर्टी के ऊपर पड़ा है। थोड़ा बड़ा हो जा भाई, थोड़ा मैच्योर हो जा, खुली हवा में सांस लेके देख। अभी वीडियो के अंदर आगे बढ़ने से पहले हम लोग बात कर लेते हैं ओडू की। अभी तुम लोग ओडू कम्युनिटी डेज का इवेंट ही देख लो। ये इवेंट इंडिया का सबसे बड़ा बिजनेस और टेक इवेंट था, जिसके अंदर 1 लाख से ज्यादा लोगों ने रजिस्टर किया था और 25,000 से ज्यादा लोगों ने इस इवेंट को अटेंड भी किया था, जिसमें पारुल गुलाटी, अमन गुप्ता, थगेश, रणवीर और शरण के साथ साथ ऑलमोस्ट इंडिया के हाफ इन्फ्लुएंसर्स, क्रिएटर्स और सेलिब्रिटीज भी आए थे। और इन सभी के साथ साथ मैं भी वहां पे गया था। तुम में से काफी लोगों से मिला भी था, बातचीत करी, अपना एक सेशन भी लिया, और इन सबके बाद एक आफ्टर पार्टी भी हुई थी, उसको भी एंजॉय की। और इसके साथ साथ जो चीजें सीखने को मिली है ना, वो प्राइसलेस है। मैंने वहां पे ओडू के नए वर्जन को तो देखा ही, साथ में वहां पे 200 से ज्यादा एग्जीबिशन थी, 40 से ज्यादा कस्टमर सक्सेस स्टोरीज थी, जिन्होंने ओडू को अपने बिजनेस के अंदर इंप्लीमेंट करने की स्ट्रेटेजी दिखाई, जिससे मैंने तो काफी कुछ सीखा है। और एक्चुअल में जो उस इवेंट की वाइब थी ना, उसको इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करना पॉसिबल ही नहीं है। तो जिन लोगों ने उसको वहां जाके एक्सपीरियंस किया, बहुत बढ़िया किया। जिन्होंने नहीं किया, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। अगले साल ओडू कम्युनिटी डेज दोबारा होगा, वहां मिल लेंगे। बट तब तक आप लोग अपने बिजनेस को स्मूथली ग्रो करने के लिए ओडू को चेकआउट कर सकते हो, जो कि एक ऑल इन वन बिजनेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। तो आपका बिजनेस एक्चुअल में किसी भी फील्ड से, ओडू के पास आपके बिजनेस को स्मूथ बनाने के लिए कोई ना कोई सोल्यूशन तो डेफिनेटली है। बट हो सकता है कि आप लोगों ने शायद आज तक कभी इसको यूज ना करके देखा हो। तो और ज्यादा डिले मत करो, लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा, जाओ जाके चेकआउट कर लो। तो चलो एक काम करते हैं, फेमिनिस्ट माइंडसेट को ऑन रखते हैं और खुले में सांस लेके देखते हैं। अगर आप लोगों को शादी के अंदर कोई गिफ्ट मिल रहा है, अगर किसी भी लड़की को कैश मिल रहा है, गाड़ी मिल रही है, तो लड़की का उसके ऊपर ओनरशिप रहेगा। आप लोग लड़की को रोक नहीं सकते कि भैया आप लोग मेरी गाड़ी में नहीं घूम सकते, क्योंकि भैया वो गिफ्ट के अंदर मिले। और लड़के का ड्यूटी है कि भैया वो लड़की को घुमाएगा। अगर कोई भी पैसा मिला है तो लड़की की ड्यूटी है कि वो लड़की को मेंटेनेंस देगा और उसको खर्चा भी देगा। बट अगर लड़की को कोई भी गोल्ड मिला है, कोई भी कैश मिला और लड़के के पास पैसे नहीं हो, कंगाल हो चुका है, अगर वो जाके लड़की से पैसा मांगता है और लड़की नहीं देती है, तो उसका लीगल राइट है, वो उसके खुद के पैसे हैं, उसका फर्ज नहीं बनता कि वो लड़के को कमा के दे। और इस चीज का बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि इंडियन लॉज के अकॉर्डिंग मेन जो होते हैं वो प्रोवाइडर्स होते हैं। और ये जो लॉ है ना, ये बड़ा आदा सा है। लड़की भी प्रोवाइडर हो सकती है, पर लड़के को तो प्रोवाइडर होना मैंडेटरी है, पर लड़की को कुछ भी करना मैंडेटरी नहीं है। अभी इक्वालिटी समझने के लिए एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेके चलते हैं। मान के चलोगे एक लड़के के पास पैसे, वो अपनी बीवी को घर चलाने के लिए खर्चा नहीं दे रहा, तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 125 आपको पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि आपके लिए मैंडेटरी है, ये आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर आता है। और अगर आप नहीं दोगे तो कोर्ट आएगा बीच में और आपसे पैसे छीन के देगा। बट अगर आपके पास पैसा नहीं है, किसी लड़की के पास पैसा और वो बढ़िया कमा रही है, तो आप लोग उस पैसे के ऊपर अपना हक नहीं जमा सकते। और अगर लड़की नहीं कमा रही है और लड़का भी दूसरी तरफ नहीं कमा रहा है, तो लड़की जाके कोर्ट में कंप्लेंट कर सकती है कि भैया मेरा पति कमा सकता है पर कमा नहीं रहा है। उसके बाद कोर्ट आपको ऑर्डर देगा कि भैया 15,000 रुपए से लेके 50,000 रुपए अकॉर्डिंग टू योर औकात, मिनिमम 15,000 रुपए होंगे और मिनिमम ही 50,000 होंगे, अप टू ये 1.5-2 करोड़ कितना भी जा सकता है। आप लोगों को आपकी औकात के अकॉर्डिंग अपनी वाइफ को एक मेंटेनेंस देनी पड़ेगी। और अगर आप लोग पैसे नहीं कमा रहे हो तो ये आपकी गलती है। आप लोग पैसे कमाओ, आप लोग बायोलॉजिकल लॉस बनके इस दुनिया के ऊपर नहीं रह सकते। बट अगर कोई भी लड़की पैसा नहीं कमा रही है और आप लोग नहीं कमा पा रहे हो, आपकी जॉब नहीं लगी हुई है, या फिर वो कमा भी रही है, अगर वो कमा रही है तो आप लोग लीगली उससे मांग नहीं सकते। और अगर वो नहीं कमा रही है तो आप लोग उसको फोर्स नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप लोगों ने उसको पैसा कमाने के लिए फोर्स किया कि भैया देखो यार हमारा हाथ तो टाइट है, एक काम कर तू भी जॉब लग जा, वो कह रही है ना भाई मैं तो नहीं जॉब लगती, घर वाले कह रहे हैं यार लग जाए यार, थोड़ा हाथ वाथ बढ़ जाएगा, तो वो लड़की आईपीसी सेक्शन 498 के अकॉर्डिंग आपके ऊपर एक क्रिमिनल कंप्लेंट कर सकती है हैरेसमेंट का। और अभी कुछ लोग इसके अंदर आगे काउंटर देंगे कि भैया लड़की तो घर संभालती है, लड़की तो बच्चे संभालती है, पुराने टाइम में तो ऐसे ही होता था, अभी वो ये चीज भी करे, घर से बाहर जाके जॉब भी करे। आप लोग तो लड़कियों को समझते ही नहीं हो, बट द रियलिटी इसकी हाँ ठीक है वो ये चीजें करती है, इसके अंदर कोई डिनाइल नहीं है। बट हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिकल रियलिटी की बात नहीं कर रहे, हम लोग यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लॉ की बात कर रहे हैं कि लॉ किसकी कैसे फेवर के अंदर है। एंड लॉ ये चीज नहीं बोलता कि भैया अगर आप लोग बाहर जाके जॉब नहीं कर रहे हो तो आप लोगों को घर पे रह के काम करना होगा। अगर कोई भी लड़की ना ही बच्चे संभाल रही है, ना ही घर का काम कर रही है और ना ही बाहर जाके काम कर रही है, तब भी आप लोग उस लड़की को काम करने के लिए फोर्स नहीं कर सकते। अगर लड़का है तो कर सकते, क्योंकि अगर आप लोगों ने उसको फोर्स किया काम करने के लिए तो वो लोग फिजिकल हैरेसमेंट या फिर मेंटल हैरेसमेंट का किसी का भी केस लगा दे कि आप लोग चुपचाप 5 साल के लिए जेल में बैठोगे और उसके बाद बेल भी नहीं होती सौखी। और तुम लोगों ने काफी सोशल मीडिया के ऊपर देखा होगा ना कि भैया लड़के भी मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं, लड़कों को भी मेंटेनेंस मिल जाती है, 2-3 केस है एट मैक्स। और अगर तुम लोगों को कानूनन रूप से बताऊं कि भैया जो लड़के हैं वो कब मेंटेनेंस क्लेम कर
सकते हैं तो वो रूल भी सुनो। अगर लड़की अच्छा पैसा कमा रही है, वो अपने बच्चों को खुद से पाल रही है, या फिर नहीं है बच्चे, उसके पास पैसा बच जा रहा है और आप लोग काम करने के लिए सफिशिएंट नहीं हो, या तो आप लोग हैंडीकैप्ड हो या फिर आप लोग बूढ़े हो चुके हो, सिर्फ और सिर्फ इसी केस में आप लोग मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हो। अगर आप लोग बूढ़े और हैंडीकैप दोनों नहीं हो तो भैया कोई मेंटेनेंस नहीं है आपके लिए। काम धंधा करो, रोटी कमाओ और पालो खुद का पेट। और अगर आप लोग ऐसे कपल हो कि भैया मिल बांट के रह रहे हो, म्यूचुअल बेनिफिट से जिंदगी जी रहे हो, तो आप लोगों का पर्सनल है। बट लो लड़कों को इस चीज के अंदर फेवर नहीं करता हूं, ये चीज एक फैक्ट है। बट ये सारी चीजों के बाद एक चीज बहुत अच्छी है कि लो आपको एक पावर देता है कि अगर आपकी बीवी ना ही घर का काम कर रही है, ना ही बाहर का काम कर रही है, ना ही बच्चे संभाल रही है और कुछ भी नहीं कर रही है, धरती के ऊपर एक बायोलॉजिकल लॉस बन के बैठी है, तो आप लोग इस रीजन के ऊपर अपनी बीवी को डाइवोर्स दे सकते हो। अब वो डाइवोर्स देने में 5 से 10 साल लगेंगे और वो डाइवोर्स होने के बाद भी आपको मेंटेनेंस पे करनी पड़ेगी और वो भी अपनी बीवी को सारी जिंदगी, वो एक अलग बात है। बट आप लोग डाइवोर्स दे सकते हो, जिसका क्या बेनिफिट है मुझे समझ नहीं आया, पर कानून था और बायस वीडियो नहीं बना रहा तो सोचा आप लोगों को बता देता हूं। अगर कोई भी लड़की शादी करने जाती है और वो ये चीज देखती है कि भैया लड़का कितना कमा रहा है, किस कैरेक्टर का है, कैसे रहता है और उसकी फैमिली और उसके पेरेंट्स क्या काम करते हैं, घर खुद का है या फिर नहीं है, अगर ये चीजें देखी जा रही है, लड़का भी बदले में कुछ मांग रहा है, तो वो गलत नहीं होना चाहिए। और ये माइंडसेट डेवलप करने के लिए आप लोगों को सेक्सिस्ट होने की जरूरत नहीं है, आपको बस कॉमन सेंस चाहिए, फेमिनिज्म यूज करो थोड़ा सा, मैन एंड वुमेन्स को इक्वल रखो। अगर एक लड़की एक अच्छा परिवार डिजर्व करती है, एक अच्छा परिवार ढूंढ रही है और ये सारे पॉइंटर्स की चेकलिस्ट बना रखी है कि भैया अमीर होना चाहिए, परिवार होना चाहिए, खुद का घर होना चाहिए, तो लड़का भी कुछ एक्सपेक्ट कर सकता है। क्योंकि लड़की की 10 में से 8 चेकलिस्ट तो फाइनेंशियल डिपेंडेंट है, तो लड़का भी अगर 2-3 चेकलिस्ट फाइनेंशियल डिपेंडेंट रख देता है तो आप लोग उसको डौरी, दहेज, शर्म नहीं आती, बेशरम, ये वो करके ना बुलाया करो। और अभी इस पॉइंट ऑफ व्यू के बाद ना कुछ लोगों के मन में आ रहा होगा कि यार अगर दहेज इतना ही सही है और इतना ही बढ़िया है तो दहेज के खिलाफ क्यों है लोग। एंड इस चीज का ना सबसे बड़ा रीजन है पोस्ट मैरिज दहेज। इंडिया के अंदर आज की डेट में ना 5 से 7 हजार हर साल एक ऐसे केस निकल के आते हैं जिसके अंदर महिलाओं को मार दिया जाता है। और क्यों मार दिया जाता है? क्योंकि वो लोग दहेज लाना बंद कर देते हैं। जो दहेज की हम लोग बात कर रहे थे वो हम बात कर रहे थे शादी होने से पहले कि भैया किसी ने कंडीशन रखी कि भैया मेरे को इतना इतना डिपार्टमेंट चाहिए, इतना इतना पैसा चाहिए, हम लोग उसके बाद एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। मेरे घर वालों से हम लोग 1.5-2 करोड़ की प्रॉपर्टी ले रहे हैं जिसके अंदर अभी ये मालिक बनने वाली है। मैं चाहता हूँ आप लोग सिर्फ 20 लाख रुपए दे दो या उसकी गाड़ी दे दो या कुछ भी दे दो, हम लोग दोनों कपल मिलकर एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। कल को आप लोगों से प्रॉपर्टी इनहेरिट होने नहीं वाली है तो हमारे लिए 20 लाख सफिशिएंट है, हम लोग इसमें जी लेंगे। इसको बोलते हैं दहेज का या गिफ्ट का एक सही तरीका मेरे अकॉर्डिंग। बट इंडिया के अंदर एक्सट्रीमिज्म तो हर गली के अंदर है और इसका किया गया जाता था, महिलाओं को फोर्स किया जाता था कि भैया हर 2 महीने में शादी के बाद दहेज लेके आ। उनको मेंटली हरेस किया जाता था, फिजिकली मारा पीटा जाता था, उसको बार बार घर भेज दिया जाता था कि भैया हम लोग तेरे को रखेंगे ही नहीं जब तक तू हर 2 महीने के अंदर 3 महीने के अंदर पैसे लेके नहीं आएगी। छोटे माइंडसेट के लोग शादी को एक ट्रांजेक्शन वैल्यू की तरह देखते हैं कि भैया औरत आ चुकी है, इसको लूट लो, इससे सारा काम करवा लो, उसके बाद दहेज भी ले लो, उसके बाद छोड़ भी दो। और ये सारी चीजों की वजह से ना लड़की के साथ साथ उसके फैमिली वाले भी हरेस होते हैं। और इसी चीज को प्रिवेंट करने के लिए लाई गई थी आईपीसी 304B और 498A, जिसके अंदर आप लोग हरेसमेंट, दहेज और इनके खिलाफ कंप्लेंट कर सकते हो और जो भी कंप्लेनेंट होंगे उनको आप लोग जेल में डलवा सकते हो। बट इसके साथ साथ एक और लॉ भी बनाया गया था जिसका नाम था डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961, जिसके अंदर दहेज को एक स्ट्रक्चर्ड वे के अंदर लाना या फिर उसको सही गलत के दायरे को तय करना, ये चीज नहीं की गई थी, बस सीधा इलीगल कर दिया कि भैया अगर आप लोग शादी के टाइम पे पैसा, दारू, कुछ भी ऐसे गोल्ड, गाड़ी, कुछ भी मांगोगे, सिर्फ ऐसे उम्मीद भी करोगे ना कि भैया मिल जाए, वो भी दहेज है, उसके लिए भी आपको 5 साल की जेल कर देंगे। क्योंकि जो इतने बड़े लेवल पे हैरेसमेंट का रैकेट चल रहा था ना, इसको बंद किया जा सके। अभी इसके अंदर क्या कैसे होना चाहिए इसके ऊपर हम लोग लॉ वाले सेक्शन के अंदर बात करेंगे, पर उससे पहले हम लोग चलते हैं एलिमनी के ऊपर। अभी जो डाइवोर्स केसेस होते हैं ना, ये लंबे तो बहुत खींचते हैं, पर आप लोग किस किस कंडीशन में फाइल कर सकते हो आप लोग वो भी समझ लो। अगर लड़का लड़की में से किसी ने भी एक दूसरे को चीट किया तो आप लोग डाइवोर्स फाइल कर सकते हो, किसी ने किसी को हैरेस किया तो आप लोग डाइवोर्स फाइल कर सकते हो। बट अगर वुमेन पैसा नहीं कमाती तो हस्बैंड डाइवोर्स फाइल नहीं कर सकता, बट अगर हस्बैंड पैसा नहीं कमाता तो वुमेन डाइवोर्स फाइल कर सकती है। अगर शादी के बाद एक आदमी एक वुमेन के साथ फिजिकल रिलेशन बनाने के लिए फोर्स करता है तो आप लोग उसको मैरिटल बोलोगे और इसके ऊपर भी डाइवोर्स फाइल हो सकता है। बट अगर सेम चीज रिवर्स कर दी जाएगी तो डाइवोर्स फाइल नहीं हो सकता और ऐसा कोई कानून भी नहीं है कि इसको मैरिटल बोला जाए। शादी के बाद एलिमनी लेना लड़की का एक लीगल राइट है। अगर वो अच्छा खासा पैसा कमाती है, हो सकता है आपसे ज्यादा भी कमाती हो, उसके बाद भी आप लोगों से एलिमनी लेना उसका एक लीगल राइट है। और इस चीज का एक रियल एग्जांपल तुम लोगों की नजरों के सामने ही, अतुल सुभाष की वाइफ भी बढ़िया पैसा कमाती थी, स्टिल 3 करोड़ की रिश्वत मांगी जा रही थी एलिमनी के नाम पे। और ये पूरे कानून के बीच में सबसे फकअप चीज पता है क्या? अगर आपकी बीवी से आपका डाइवोर्स तभी हुआ है क्योंकि
आपकी बीवी किसी और के साथ फिजिकल हो रही थी तब भी आपको एलिमनी देनी पड़ेगी। और इससे भी बड़ी फकअप चीज बताऊं, अगर आपकी बीवी का जो बच्चा है वो आपका बायोलॉजिकल सन नहीं भी है, आपकी बीवी ने जिसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाया था अगर वो उसका बच्चा है आपकी बीवी के पेट में, स्टिल आप उसके लीगल फादर हो। आपको उसको अपनी प्रॉपर्टी भी देनी पड़ेगी उस बच्चे को जो आपका बायोलॉजिकल बच्चा है भी नहीं। आपकी बीवी ने किसी और बंदे के साथ फिजिकल रिलेशन बना के उस बच्चे को पैदा किया, स्टिल आप उसके पिता हो, क्योंकि जिस टाइम पे सारी चीज की जा रही थी उस टाइम पे वो आपके साथ रह रही थी। और कल को अगर आप लोग डाइवोर्स दे भी देते हो स्टिल आपको आपके बच्चे की मेंटेनेंस देनी पड़ेगी, उस बच्चे की जिसके आप लोग बायोलॉजिकल फादर भी नहीं हो। क्योंकि जो पूरे के पूरे रूल्स मेंटेन किए जाते हैं ना, लड़कियां लड़के को देख के नहीं किए जाते, चाइल्ड राइट्स के अकॉर्डिंग किए जाते हैं। और इन सबसे भी एक क्रेजी चीज बताऊं, अगर आप लोगों की एक्स वाइफ ने किसी और बंदे के साथ शादी कर ली तो अभी तो वो मेंटेनेंस के लिए एलिजिबल नहीं है, बट उसका जो बच्चा है जिसको वो पाल रही है, जो टेक्निकली किसी और का बायोलॉजिकल सन है, आपका नहीं है, कल को अगर वो चाहे तो आपसे उसकी मेंटेनेंस लाइफ टाइम तक ले सकती है, अगर उसने किसी और से शादी कर भी ली होगी तब भी। अब ये सारी चीजें जानते हुए कोई क्यूट फेमिनिस्ट माइंडसेट मुझे ये चीज बताए कि ये कितने हद तक सही है। और अगर तुम लोगों को इतनी वीडियो देखने के बाद ये लग रहा है कि भैया अच्छा एलिमनी प्रॉब्लम है, तो भैया तुम लोग अंधेरे में हो, क्योंकि एलिमनी प्रॉब्लम नहीं है इतनी बड़ी, एक्चुअल में प्रॉब्लम है हमारा लॉ एंड ऑर्डर। कोई भी लड़की अगर आपसे एलिमनी ले रही है ना तो आपको फाइनेंशियली वीक कर रही है, पर लॉ एंड ऑर्डर आपको मेंटली हैरेस करता है, आप लोगों को फिजिकली तोड़ दिया जाता है पूरे के पूरे कोर्ट कचहरी के सिस्टम में। और आपकी एक्चुअल में गलती पता क्या होती है, आपने किसी को देख के सोचा कि भैया इसके साथ शादी करके परिवार बसाएंगे। एक डाइवोर्स केस 5 से 10 साल तक चलता है, जिसको डाइवोर्स एक्चुअल में लेना होता है ना वो 5 महीने से लेके 1 साल के अंदर निपटा के नक्की हो जाता है। बट इंडिया के अंदर लड़कियां डाइवोर्स के लिए फाइल नहीं करती, सिर्फ और सिर्फ लड़के डाइवोर्स के लिए फाइल करते हैं। आप लोग एक काम करो, इस वीडियो को ना यहीं पे पोस्ट करो, अपना गूगल खोलो और उसके अंदर लिखो लॉयर्स नियर मी, या फिर सर्च करना एडवोकेट नियर मी, आप लोगों को काफी सारे नंबर आ जाएंगे, उन सबको कॉल करो। पहले एक साइड ऑफ द स्टोरी दो कि भैया मैं मेरी बीवी को डाइवोर्स देना चाहता हूं, मैं क्या क्या कर सकता हूं मुझे बताओ। लॉयर आपको सिर्फ 2 चीजें एडवाइस करेगा। पहला बोलेगा कि भैया या तो प्रूव कर दो कि जो आपकी बीवी है उसका फिजिकल रिलेशन है किसी और के साथ, और अगर ऐसी चीज नहीं है तो आप लोग सिर्फ एक ही रीजन से डाइवोर्स के लिए फाइल कर सकते हैं और वो है हैरेसमेंट के लिए, और आपको उसको प्रूव करना पड़ेगा। और सेम चीज ना आप लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉल करके देखो कि भैया मेरी ना एक बहन है उसको डाइवोर्स के लिए फाइल करना, बताओ क्या करें। आप लोग ना 5 लॉयर को कॉल करो, 4 लोग आपको बोलेंगे कि भैया डाइवोर्स के लिए क्यों फाइल कर रहे हो, क्रिमिनल केस करो ना भाई। 498A के अंदर हैरेसमेंट का केस डालते हैं, नहीं तो दहेज का डाल देते हैं। आप लोगों को मेंटेनेंस चाहिए नहीं चाहिए। वकील आके रेकमेंड करते हैं कि भैया डाइवोर्स केस फाइल नहीं करना है, डाइवोर्स केस वो फाइल करेगा। आप लोग सीधा लीगल धमकी दो, पैसे हटो, थोड़ा 2 पैसा हमारा बनेगा, 4 पैसा तुम्हारा बनेगा, क्या गलत है। बट एक्चुअल में अगर बिगर लाइन से देखो ना तो कुछ लोगों के अकॉर्डिंग ना वुमेन बायस लॉज ना जरूरी बहुत है, और उस चीज की आगे हम लोग लॉ सेक्शन के अंदर आगे जाके बात करेंगे। पर पहले ये वाला मुद्दा समझो, अंडर सेक्शन 498A के अंदर 2019 के अंदर पता है कितने केस फाइल हुए, 1,25,300 के करीब। 2020 के अंदर पता है कितने केस फाइल हो, 1,11,000 के आसपास। और ये सारे केसेस के अंदर कन्विक्शन रेट गैस करो कितना होगा, 80%, 70, 60, 50, आधा तो होगा ही, या 40, 30 कितना होगा, 12.1% सिर्फ और सिर्फ 12.1% केस लेजिमेंट साउंड हुए। हमें ये नहीं बोल रहा कि भैया बाकी जितने भी केस पेंडिंग पड़े हैं वो सारे के सारे गलत कर रखे हैं, बट एक बहुत बड़ा नंबर है जो फेक केसेस कर रहा है। और ये चीज मैं नहीं बोल रहा, सुप्रीम कोर्ट ने एड्रेस करी है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि भैया ये लोग गलत है, बहुत ज्यादा बायस है और इसका बहुत ज्यादा मिसयूज हो रहा है। बट इस चीज के अंदर हमारी सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ किया नहीं, और सरकार को इन चीजों से लेना देना है नहीं। ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने ये सिस्टम क्रैक कर लिया कि भैया देखो कितने सारे लूपहोल है, सबको पता है, नेता को पता है, पुलिस को पता है, वकील को पता है, जज को पता है, पर सारे के सारे इसको सोल्व नहीं करने, अपना हिस्सा बना रहे हैं। पुलिस का एक ही सवाल होता है, भैया आए थे तो क्या लेके आए थे, और जा रहे हो तो क्या दे के जा रहे हो। पुलिस का बहुत क्लियर है कि भैया FIR कर देंगे, आपको अंदर बिठा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। पुलिस वाले आपसे उल्टा ऐठते हैं, और ये सारी चीजें इसलिए की जाती है क्योंकि भैया पुलिस वालों के पास जो गाड़ी है वो है उनके पास क्रेटा नहीं, और उनकी जो सैलरी है वो है 35,000 रुपए। बताओ अभी वो कैसे EMI भरेंगे। थोड़े से गांधी तो लगते हैं ना भाई EMI भरने के लिए, तो दे दो। अगर आप लोगों के ऊपर लड़की ने केस किया तो आप लोग सबसे पहले लड़की को पैसे दोगे, फिर लॉयर को पैसे दोगे, फिर पुलिस को दोगे, जरूरत पड़ी तो जज को भी देंगे। और इसलिए नहीं कि भैया केस को रफा दफा कर दो, सिर्फ इसलिए कि भैया जो हमारे ऊपर मेंटल हैरेसमेंट की जा रही है वो थोड़ी सी कम कर दो। जज आपके खिलाफ थोड़ा कम बोलना शुरू कर देगा, पुलिस वाले आपसे थोड़े कम बदतमीज हो जाएंगे, ली आप ही की जाएगी एंड में। बस थोड़ा सा सॉफ्ट कर दिया जाएगा पूरे के पूरे प्रोसेस को। अगर आपको महीने में 3 बार बुलाया जा रहा है, शायद 2 बार बुला लिया जाएगा कोर्ट में। और अगर तुम लोगों को एक क्रेजी डेटा दूं तो 2022 के अंदर 4,000 मर्दों ने सुसाइड कर ली थी सिर्फ और सिर्फ ये मैरिज के केस के अंदर। इनकी शादियों के बीच में कुछ लफड़ा चल रहा था, वो मेंटल प्रेशर झेल नहीं पाए, पैसे उन पे ज्यादा देने के थे नहीं, तो उन्होंने सुसाइड ही कर ली। और ये सारी चीजें पता क्यों हो जाती है, क्योंकि हमारे लॉ बहुत सेक्सी है। हमारे लॉ के अकॉर्डिंग
सिर्फ वुमेन का हो सकता है, मर्दों का हो ही नहीं सकता। हमारे लॉ के अकॉर्डिंग एक लड़की अपने हस्बैंड के ऊपर, उसके पेरेंट्स के ऊपर, उसके रिलेटिव्स के ऊपर क्रूएल्टी का ब्लेम लगा सकती है, पर वो क्रूएल्टी लड़की नहीं कर सकती, लड़का ये ब्लेम लगा ही नहीं सकता। ऐसा कोई केस ही नहीं बनता जनाब, रूल ही नहीं है। अगर शादी से पहले आप लोग किसी लड़की से फिजिकल हुए, ये चीज बोलते हैं कि भैया बाद में आपसे शादी कर लूंगा, और आप लोगों ने नहीं करी, तो पुलिस वाले आपको पकड़ेंगे, आपकी तशरीफ को थोड़ा लाल करेंगे, उसके बाद बोलेंगे भैया या तो शादी कर लो या फिर जेल में चलते हैं, बहुत मजा आएंगे, ताश खेलेंगे। और अगर सेम चीज लड़की ने करी कि भैया आपको बोला कि भैया हम लोग आपसे शादी कर लेंगे, आपके साथ फिजिकल हो लिया और बाद में मुकर के, तो भैया वो तो नारी है, उसकी पर्सनल चॉइस है, इट्स हर चॉइस, आप लोग उसके अंदर कुछ भी नहीं कर सकते। अगर शादी के बाद लड़की आपको कॉन्स्टेंटली गालियां देती है, आपको हैरेस करती है, तो ऐसा कोई कानून नहीं है जो इसको बैक कर दे। पर अगर आपने गाली दी है जनाब, इस चीज को वर्बल हैरेसमेंट बोलते हैं, क्रूएलिटी बोलते हैं, इसको जेल जाओगे जनाब आप। सेक्शन 498 है, ऐसे नहीं जिंदा भैया, आपको पकड़ लेंगे और लेंगे आपकी। और ये सारी चीजें तुम्हें सुनने में इनप्रैक्टिकल लगती है, पर अगर रियलिटी में देखो तो अतुल सुभाष का केस देखो। 34 साल का आदमी था, वेल सेटल था, बढ़िया नौकरी कर रहा था, उसकी बीवी भी बढ़िया नौकरी कर रही थी। 9 दिसंबर 2024 के अंदर वो आदमी सुसाइड कर लेता है, और वो आदमी सुसाइड से पहले 90 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड करके पोस्ट करके जाता है। 24 पेज का नोट लिख के जाता है कि भैया उसके साथ लाइफ में क्या क्या हो रहा है, कैसे कैसे लॉ एंड ऑर्डर उसको हैरेस कर रहा है, कैसे इन सब के अंदर जज मिला हुआ है, पुलिस मिली हुई है, कैसे जो लोग हैं वो उसके ऊपर फेक इल्जाम लगा रहे हैं, कैसे उसकी बीवी उसको हैरेस कर रही है, कैसे लॉ एंड ऑर्डर को मिसयूज कर रहे हैं, कैसे 8 से ज्यादा फेक केसेस लगाए जा चुके हैं। और पहले लगाते हैं एक केस, जैसे वो केस खत्म होने वाला होता है, हारने वाली होती है लड़की, वो केस वापस ले लेती है और दूसरा लगा देती है। सारे केसेस को एक साथ नहीं लगाया जा रहा, बार बार धीरे धीरे करके लगाया जा रहा है, जिससे वो बंदे को बार बार ट्रेवल करना पड़े, अपने केस लड़ने आना पड़े और उसको फिजिकली हैरेस किया जाए। डेट्स के साथ पॉइंट आउट करके हर चीज बोली कि भैया ये चीज इस टाइम के ऊपर हो रही है, और अगर इसके बाद भी मैं फेल हो जाऊं, अगर इस पूरी चीज करने के बाद भी, मेरे मरने के बाद भी मेरे को इंसाफ ना मिले, तो एक काम करना, मेरी अस्थियों को ना जाके गंगा में मत बहाना। जिस कोर्ट के बारे सारी चीजें चल रही है ना, उसके बारे गटर में फेंक देना। ये अतुल सुभाष के बोल थे, अतुल सुभाष ये चीज बोल के गया, पर उसके बाद भी क्या हुआ पता है, उसकी बीवी को एक बार कस्टडी में लिया गया, उसके बाद बेल आउट दे दी गई, और उसके जो बच्चे की कस्टडी है ना, वो भी अभी तक उसी की बीवी के पास है। बल्कि अतुल सुभाष ने ये चीज बोली थी कि भैया मेरे पेरेंट्स को कस्टडी ट्रांसफर कर दी जाए, मेरी बीवी को ना दी जाए, वो अच्छे से पालन पोषण नहीं कर सकती, मेरा बच्चा बर्बाद हो जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भैया नहीं, बच्चा तो माँ के पास ही रहेगा, देखो हमारा तो कानून बना हुआ है, हम उसको नहीं छेड़ सकते, मर गया तो कोई मर गया, क्या हुआ, नन्ही सी जान नहीं तो थी, चली गई तो चली गई। अभी कितनी सारी और एग्जिस्ट करती है, नई शादी कर लेगी बेचारी लड़की। जो आदमी ओपनली ये चीज प्रूव करके जाएगी भैया 3 करोड़ का एक्सटॉर्शन चल रहा था, इनको एलिमनी चाहिए थी, मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं सुसाइड कर रहा हूँ, उस बंदे को इंसाफ घंटा मिला। एंड एक बहुत ही सेक्सी कॉन्सेप्ट मेरे देश का कानून है। एंड बाहर के देशों में एक बहुत ही क्रेजी चीज होती है जिसको हम लोग अग्रीमेंट बोलते हैं, शादी से पहले किया जाता है। अभी इस अग्रीमेंट के अंदर पता क्या होता है, लड़का लड़की पहले बैठते हैं, डिसाइड करते हैं कि भैया हमारी इतनी लायबिलिटीज होंगी, हमारी इतनी एसेट होंगी, शादी के बाद आपको ये राइट्स ट्रांसफर किए जाएंगे, आप लोग मेरी प्रॉपर्टी में इतना हिस्सेदार होंगे, मैं आपकी प्रॉपर्टी में इतना हिस्सेदार होगा, आप लोग शादी के बाद ये काम करोगे और मैं ये काम करूंगा, हम लोग म्यूचुअली डिसाइड कर रहे हैं। और अगर कोई भी बंदा ये चीजें नहीं करता, किसी भी रीजन से हमारी नहीं निभती, तो भैया डाइवोर्स के अंदर हम इंडियन रूल्स को फॉलो करेंगे। लड़का लड़की दोनों उस पेपर्स के ऊपर साइन करते हैं और वो हो जाता है लीगल टेंडर। कल को अगर डाइवोर्स किया जाता है तो उसके बेसिस के ऊपर डाइवोर्स ले लिया जाता है। और ये क्रेजी कॉन्सेप्ट बाहर के देशों के अंदर है, बट अगर इंडिया के अंदर आप लोगों ने ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है तो भैया वो लीगल नहीं है, आप लोगों ने अपनी मर्जी से कर लिया होगा, लड़की को प्रेशर में लाके करवा दिया होगा, हम लोग नहीं मानेंगे, जो हमारा लॉ है 10 साल का केस चलेगा चलेगा। क्या मतलब आप लोगों ने एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि भैया लड़की एलिमनी नहीं लेगी क्योंकि वो पैसे कमाती है, आपको देनी पड़ेगी। बट अगर ये कॉन्ट्रैक्ट लीगली बैक्ड नहीं है, ये चीज भी कहीं ना कहीं समझ आती है कि भैया इंडिया का कानून नहीं है, पर अगर आप लोग ये कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो तो ये इलीगल हो रहा है, क्योंकि आप लोग उसके अंदर ये डिस्कस कर रहे हो ना कि भैया शादी के टाइम पे लड़की के घर वाले आपको क्या क्या देंगे और आपको क्या क्या मिलेगा। और ये चीज तो दहेज के अंदर आ जाती है। दहेज तो भैया कानूनन अपराध है, आपको मिलेगी 5 साल की जेल और एक बहुत प्यारा सा लड़। अभी ना एक बहुत लॉजिकल डिबेट समझो कि भैया क्यों है वुमेन बायस्ड इंडिया। अगर दहेज इतना ही सही था तो दहेज को बैन क्यों किया गया, क्यों बनाया गया डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961, क्यों बनाया गया आईपीसी 498A। जब सरकार को दिख रहा है, कोर्ट को दिख रहा है कि भैया ये चीजें तो गलत जा रही है, पुट्ठा घूमता जा रहा पूरा मैटर, क्यों बनाया गया। और अगर बना भी दिया था, पागलपन में चला भी दिया था, अब हटा क्यों नहीं रहे। और अगर रियलिटी बताऊं ना तो इसका सबसे बड़ा रीजन है पेट्रियार्की। पेट्रियार्की जिन लोगों को नहीं पता, मेल डोमिनेंट सोसाइटी जहाँ पे मेल्स को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, वुमेन्स के साथ अत्याचार किए जाते हैं। आज की डेट में काफी लोग इस चीज के ऊपर डिबेट कर सकते हैं कि भैया पेट्रियार्की खत्म हो चुकी है, पर इन रियल काफी जगहों पे आज भी है। आज की डेट में भी घूंघट प्रथा है, आज की डेट में भी लड़कियों को बाहर नहीं निकलने दिया जाता, पढ़ने नहीं दिया जाता एंड सो ऑन थिंग। कुछ लोग डिबेट के अंदर मेरे से इस चीज पे जीत सकते हैं कि भैया काफी जगहों पे पेट्रियार्की हट चुकी है, आज की डेट में इक्वल राइट्स दिए जाते हैं, लड़कियों को पढ़ाया जाता है, जो कि सही भी है। बट स्टिल जो हमारे
हमारे कानून है वो वुमेन सेंट्रिक किस लिए, तुम लोग ना इस चीज से समझोगे। तुम लोगों को पता होगा ना, जो BC SC या फिर रिजर्व कोटा के अंदर आते हैं ना, कास्ट के अंदर कुछ लोगों को ना पर्सनल प्रेफरेंस दी जाती है कि भैया अगर आप लोग XYZ जात से आ रहे हो, अगर आप लोग फाइनेंशियली वीक हो, तो हम लोग आपको क्या करेंगे, एक कोटा के अंदर डाल देंगे जिसके अंदर आप लोगों को प्रायोरिटी मिलेगी जॉब्स के अंदर, स्कूल्स के अंदर एंड कॉलेजेस के अंदर, जिससे आप लोग जो सप्रेस्ड हो ना उनको थोड़ा सा अपलिफ्ट किया जा सके। क्योंकि पुराने टाइम के अंदर क्या होता था, कुछ कास्ट को ना अलाउड नहीं होता था कि आप लोग एजुकेशन भी ले सको। तो क्योंकि आप लोगों को एजुकेशन कभी मिली नहीं, आप लोग पीछे से ही गरीब चलते आ रहे हो, तो आप लोगों को अपलिफ्ट करने के लिए इक्वल राइट्स नहीं दिए गए। आप लोगों को थोड़ी सी एडवांटेज दे रहे हैं जिससे आप लोग थोड़ा स्पीड से अपलिफ्ट हो जाओ। और यही सेम चीजें इस केस में भी की जा रही है। लड़कियों को दबा के रखा गया, पढ़ने नहीं दिया गया, स्कूल नहीं जाने दिया गया, चार दीवार के अंदर बंद करके रखा गया, कोई दहेज प्रथा के अंदर मारा गया, कुछ भी किया गया। कुछ चीजों के अंदर तो ये चीज भी की जाती थी कि भैया अगर पति मर गया तो बीवी को भी उसके ऊपर जिंदा जला दिया जाएगा। और ये सारी चीजें पेट्रियार्किकल सोसाइटी के अंदर चलती आ रही थी। और अगर आप लोग SC BC कोटा से आते हो या फिर आप लोग रिजर्व कोटा से आते हो और आप लोग उस पर बहुत प्राउड करते हो, आप लोग मांग करते हो कि भैया जो रिजर्व कोटा इसको और बढ़ाना चाहिए या फिर इसको हटाना नहीं चाहिए, और ये सारी चीजें होने के बाद आप लोग बोलते हो कि भैया जो हमारे देश का लॉ है ना वो जेंडर बायस्ड है। तो एक रियलिटी चेक दे देता हूँ जनाब, आप लोग एक नंबर के दोगले हो। क्योंकि जो पार्शियलिटी की जा रही है धर्म या फिर जात के अंदर, तब तो आप लोग बहुत खुश हो। जो पार्शियलिटी की जा रही है जेंडर बेसिस के ऊपर, तब आप लोग बहुत ज्यादा दुखी हो। क्योंकि अगर आप लोग अगेंस्ट हो तो आप लोग दोनों के अगेंस्ट हो गए। मैं रिजर्व कोटा के भी अगेंस्ट हूं और मैं इस चीज के भी अगेंस्ट हूं कि वुमेन सेंट्रिक लॉ बनाए जाए। क्योंकि आप लोगों को एक सेक्टर को थोड़ा सा अपलिफ्ट करना है। दैट डजंट मीन कि आप लोग दूसरों को सप्रेस करोगे। आप लोग आज की डेट में वुमेन सेंट्रिक लॉ बना रहे हो जिसका पूरा का पूरा एजेंडा मुझे समझ आता है कि आप लोगों को वुमेन को अपलिफ्ट करना है। बट उसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि हमारे दादा परदादा या फिर उनके भी दादाओं ने जो भी पाप कर रखे उनकी सजा हमें दी जाए। क्योंकि हम लोग इस जनरेशन के अंदर पैदा हुए जहाँ पे लॉ चेंज हो रहे हैं, जनरेशन चेंज हो रही है, फेमिनिज्म आ चुका है, लोगों को थोड़ा थोड़ा फेमिनिस्ट का मतलब पता होना शुरू हुआ है कि भैया इक्वल राइट्स देने चाहिए। तो मतलब इक्वल दो ना। अभी जो फेमिनिस्ट होती है ना वो इन चीजों को बहुत सपोर्ट करती है कि भैया वुमेन सेंट्रिक हो गया, वुमेन बायस्ड हो गया। आप तो अपने कॉन्सेप्ट के खिलाफ चले गए। फेमिनिज्म का मतलब होता है इक्वालिटी, इक्वल राइट। हमारे देश के अंदर आधे से ज्यादा फेमिनिस्ट मैन हेटर बन के घूम रही है और खुद को फेमिनिस्ट बोलती हैं। बाकी अगर तुम लोग मेरी बातों से डिसएग्री करते हो तो मैं कमेंट सारे पढ़ रहा हूँ, मैं सुनना जरूर चाहूंगा कि तुम्हारे दिमाग में भी क्या है। और अगर इस वीडियो को देख के तुम्हारा मन कर रहा है कि भैया मैं तो शादी नहीं करूंगा, कोई बात नहीं, मत कर, कोई जरूरी नहीं है। और जाने से पहले ओडू को चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलना। मैं तुमसे मिलता हूँ एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।